वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली Z5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक बहुत ही फील गुड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है प्रेमा विमानम, जिसका मतलब है प्यार का हवाई जहाज। सच में मूवी की कहानी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और एक्चुअली मूवी का ड्यूरेशन 2.5 घंटे के आसपास है, तो वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर से, जहाँ पर एक मैगजीन की कंपनी को दिखाया जाता है। वहाँ का एडिटर अपने सारे स्टाफ को इकट्ठा करके यही कहने लगता है कि हम लोगों को एक जबरदस्त स्टोरी चाहिए। तुमने जो कहानी प्रेजेंट की है वो उतनी खास नहीं है। कहानी ऐसी होनी चाहिए, उस कहानी में सच्चाई हो, इंस्पिरेशन हो, इमोशन हो। अगर ऐसी कहानी आपके पास है तो ढूंढ कर ले आओ, और जिसकी कहानी अच्छी होगी उसे ही प्रमोशन मिलेगा। इस तरह से वो एडिटर अपने स्टाफ को एक चैलेंज देता है। अब यहीं पर प्रिया नाम की एक लड़की काम करती रहती है। प्रिया और उसके दोस्त यही सोचने लगते हैं कि ऐसी कहानी इसको कहाँ से ला कर दे। तभी प्रिया की मॉम प्रिया को कॉल करने लगती है उसके हालचाल के बारे में पूछने के लिए। प्रिया अपने ऑफिस के बारे में बताने लगती है कि हमारे बॉस को एक नई कहानी चाहिए, अब तुम ही बताओ माँ, मैं कहाँ से लाऊं। प्रिया की माँ कहने लगती है, अरे बेटा, हर एक इंसान की अपनी अपनी कहानी है, बस हमको ढूंढना चाहिए। मेरे पास भी ये कहानी है और उस कहानी से तुम कनेक्टेड हो। मैं तुमको वो किताब भेज रही हूँ, तुम खुद ही पढ़ लेना। इस तरह से प्रिया की माँ हैदराबाद से प्रिया को वो किताब भेजने लगती है। इस किताब का नाम होता है प्रेमा विमानम, ड्रीम टू फ्लाई। कहानी चलती है 1998 और एक्चुअली इस कहानी में दो अलग अलग स्टोरीज होती है और दोनों कहानियां साइमल्टेनियसली चलने लगती है। खैर, पहले कहानी में शांता नाम की एक औरत की फैमिली के बारे में दिखाया जाता है। शांता का हस्बैंड एक किसान होता है। शांता की सासू माँ को बहरापन होने के बावजूद भी ये फुल वॉल्यूम रखकर टीवी देखती रहती है। पता नहीं बुढ़िया को क्या समझ में आता रहता है और हमेशा टीवी में हॉट गाने ही देखती रहती है। खैर, शांता के दो बेटे होते हैं। छोटे बेटे का नाम होता है लक्ष्मण, शॉर्टकट में लच्चू। बड़े बेटे का नाम होता है रामू। जब ये दोनों भाई किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बेचारे लच्चू की चड्डी फटी होती है, तो वहाँ के कुछ बच्चे इसकी फटी हुई चड्डी को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बेचारा लच्चू बहुत शर्मिंदा होने लगता है। अब इसी गाँव में गोपाल सर नाम का एक बंदा रहता है। रिसेंटली गोपाल की शादी हुई होती है, अपने बीवी के साथ अपने घर आता है। तभी गोपाल की नजर इन दोनों बच्चों पर पड़ती है। गोपाल इन दोनों बच्चों को बुलाकर कहने लगता है कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा सर हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद स्कूल रीओपन होने वाले हैं, मैं ही तुमको पढ़ाने के लिए आऊंगा। इस दरमियान में तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो बेझिझक मेरे पास आकर मुझसे सवाल कर सकते हो। पढ़ाई करोगे तो बड़े आदमी बनोगे। खैर, वापस घर जाने के बाद लच्चू अपनी माँ से नई चड्डी दिलवाने के लिए कहता है। शांता कहने लगती है, अरे बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं, कुछ महीनों बाद दशहरा आने वाली है ना, तब मैं तुमको दिलवाऊंगी। खैर, दूसरे दिन जब ये दो बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो उन बच्चों में से सतीश नाम का एक बच्चा नजर नहीं आता, वही जो लच्चू को चिढ़ाया था। सतीश के बारे में पूछने पर वो बच्चे कहने लगते हैं, अरे सतीश तो मुंबई गया है और वो भी हवाई जहाज में, उसके पापा ले गए। ये सुनने के बाद रामू और लच्चू शॉक में रह जाते हैं। वहाँ से साइड में आकर ये दोनों भी हवाई जहाज का सपना देखने लगते हैं। फटाफट से अपने माँ बाप के पास आकर अपने फादर से यही कहने लगते हैं कि पापा पापा, आप हमें भी हवाई जहाज में ले चलो ना। इसका पापा कहने लगता है, हाँ बेटा, अगली फसल जब कटेगी तब हम लोग जरूर हवाई जहाज में चलेंगे। ये सुनने के बाद ये दो बच्चे बहुत खुश होकर एक छोटे से मंदिर के पास जाकर भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। उसके बाद इन दोनों के दिमाग में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं हवाई जहाज को लेकर। छोटा भाई लच्चू पूछने लगता है कि भाई, हवाई जहाज ऊपर कैसे उड़ती होगी। रामू कहने लगता है, अरे वो भी नहीं पता, जैसे हमारी पतंगों को डोर होती है उसी तरह हवाई जहाज को उड़ाने के लिए भी वायर होते हैं। लच्चू पूछने लगता है, अगर वायर खत्म हो गई तो इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए रात में ये दोनों अपने गोपाल सर के पास जाते हैं। उस वक्त गोपाल अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाने ही वाला होता है। दरवाजा खटखटाकर गोपाल सर से इसी के बारे में पूछने लगते हैं कि हवाई जहाज हवा में कैसे उड़ती है। तो गोपाल इन दोनों को हवाई जहाज के बारे में बताने लगता है, मतलब उसके अंदर इंजन होगी, उसका मैकेनिज्म वगैरह समझाने लगता है। दूसरी रात इन दोनों के दिमाग में एक और सवाल पैदा होता है। लच्चू पूछने लगता है कि हवाई जहाज में अगर सूसू आएगी तो क्या होगा। रामू कहने लगता है, अरे लच्चू, जब बारिश होती है ना, वही तो सूसू है जो हवाई जहाज से हमारे ऊपर गिरता है। लच्चू पूछने लगता है, तो फिर लोगों को टट्टी आएगी तो क्या करेंगे। तो दोबारा इसी सवाल का जवाब लेने के लिए ये दोनों गोपाल सर के पास जाते हैं, जबकि गोपाल अपने बीवी के साथ सुहागरात मनाने ही वाला होता है। तो सवाल पूछने पर गोपाल इन दोनों को थोड़े बहुत जवाब देने लगता है, मतलब हवाई जहाज में भी टॉयलेट्स वगैरह होती है, सब कुछ वही किया जाता है। इस तरह से ये दो बच्चे हर रात कोई ना कोई सवाल लेकर गोपाल के पास आते हैं। गोपाल इनके डाउट्स को क्लियर करते रहता है। एक दिन रामू और लच्चू अपने फादर से
हवाई जहाज का टॉय दिलवाने के लिए कहते हैं। जब रामू का फादर उसकी कीमत पूछता है तो उस हवाई जहाज की कीमत होती है 100 रुपए। अब बेचारे रामू के फादर के पास इतने पैसे नहीं होते, तो ये वापस अपने घर आकर लकड़ियों की मदद से इन दोनों को एक हवाई जहाज बनवा के देता है। इस हवाई जहाज को देखकर ये दोनों बहुत खुश होने लगते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि शांता के हस्बैंड ने शिवैया नाम के एक साहूकार से थोड़े पैसे उधार पर लिया था, तो शिवैया बार बार इन लोगों के पास आकर धमकी देने लगता है कि कब तुम लोग मेरे पैसे लौटाओगे, अगर पैसे लौटाना नहीं चाहते तो तुम्हारी खेती मुझे दे दो। शांता का हस्बैंड बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि और थोड़ी मोहलत दीजिए साहब, अभी फसल कटी नहीं ढंग से। खैर अब यहाँ से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। दूसरी कहानी में मेन कैरेक्टर का नाम होता है मनी, और रिसेंटली मनी का फ्रेंड राजू दुबई से अपने गांव आता है, मतलब थोड़े दिन छुट्टी मनाने के लिए। मनी और उसका फादर अपने ही घर में एक छोटी सी दुकान चलाते रहते हैं। इसी दुकान की वजह से इनकी जिंदगी गुजरती रहती है। हमेशा मनी का फादर मनी से यही कहने लगता है कि कब तक यहाँ पर रहोगे, तुम भी राजू की तरह दुबई जाकर अच्छे खासे पैसे कमाओ, थोड़े बहुत कर्जे है वो उतार दो बेटा। लेकिन मनी अपना गाँव छोड़कर हरगिज नहीं जाना चाहता, बाप बेटे के बीच पड़ती ही नहीं। उसके बाद राजू मनी से यही कहने लगता है, अरे यार तुम अपने फादर की बात को मान लो ना, दुबई आ जाओ, मैं तुमको जॉब दिलवाऊंगा। लेकिन मनी एक रीजन बताने लगता है। मनी बचपन से ही अबिता नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। अबिता इस गांव की सरपंच की बेटी होती है। मनी और अबिता की कैस्ट भी अलग अलग होती है। जब भी अबिता इसकी दुकान के पास से गुजरती, अबिता जानबूझकर मनी के पास आकर पार्ले जी बिस्किट पैकेट लेती रहती है। और इसी तरह जब भी मनी कुछ काम से अबिता के घर जाता है तो अबिता अपने कमरे की खिड़की से पेपर का एरोप्लेन बनाकर इस पर फेंकती रहती है, कुछ न कुछ लिखते हुए। सो इस तरह से इन दोनों के बीच लव स्टोरी चलती रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अबिता का कोई भी अता पता नहीं होता। मनी अबिता के घर के पास जाता है, लेकिन अबिता अपने घर में मौजूद नहीं होती। एक दिन अबिता के बेस्ट फ्रेंड पूजा को मंदिर बुलाकर अबिता के बारे में पूछने लगता है। पूजा कहने लगती है कि मनी वो तो अपनी दादी के गाँव गई है कुछ कोर्स वगैरह करने के लिए, मुझे भी ढंग से नहीं बताया। ये जानने के बाद बेचारा मनी बहुत दुखी होने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अबिता वापस अपने घर आती है। इन दोनों के बीच दोबारा लव स्टोरी स्टार्ट होने लगती है। एक दिन अबिता ने पेपर में लिखकर ये कहा कि मैं मंदिर के पास तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। तो ये लेटर पढ़ने के बाद मनी बहुत खुश होने लगता है। अब इन दोनों की लव स्टोरी सुनने के बाद राजू मनी से कहने लगता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? वो लड़की कहाँ, तुम कहाँ, उसकी कैस्ट क्या है, तुम्हारी कैस्ट क्या है? बेटा थोड़ा नीचे उतरो। मनी कहने लगता है, नहीं यार वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। खैर पहली कहानी में जब रामू और लच्चू किसी जगह पर खेल रहे होते हैं, तभी इन दोनों को ये बात पता चलती है कि इनके फादर ने आत्महत्या कर ली, अपने आप को फांसी लगाकर। ये देखने के बाद बेचारी शांता बहुत फूट फूट के रोने लगती है कि बिना सोचे समझे इसके हस्बैंड ने ये कदम उठाया, अब इनकी देखरेख कौन करेगा। अपने फादर को चिता देने के बाद ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि अब हम दोनों को हवाई जहाज में कौन ले जाएगा। इनके फादर की चिता के साथ साथ इनके ख्वाब भी जलकर राख हो जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही शिवैया पंचायत बिठाने लगता है। शांता से यही कहने लगता है कि मुझे फटाफट से मेरे पैसे वापस लौटा दो, वरना अपनी जमीन मुझे दे दो। पंचायत वाले कहने लगते हैं, अरे शिवैया ये क्या बात हुई? शांता के हस्बैंड को मरे हुए अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे, तुम ऐसे कैसे डिमांड कर सकते हो? थोड़ा बहुत टाइम तो दे दो उसको। अगर उसकी एक लौती जमीन तुम ले लोगे तो उन दोनों बच्चों का क्या होगा? तो फाइनली शिवैया शांता को 6 महीने का टाइम देता है। हर एक महीने के अंदर 10,000 रुपए इसके हाथ में होना चाहिए, पूरे 60,000 रुपए। उसके बाद गांव के कुछ बच्चे रामू और लच्चू का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखो देखो, ये दोनों हवाई जहाज में उड़ने वाले थे, अब इनका फादर ही ऊपर उड़ गया, अब कैसे जाओगे हवाई जहाज में? इनकी बातें सुनने के बाद लच्चू भगवान के पास आकर भगवान जी को बहुत गालियां देने लगता है। रामू अपने छोटे भाई को समझाने लगता है कि लच्चू भगवान से ऐसा नहीं कहते, ये गलत है। दूसरी तरफ बेचारी शांता एक रुई की फैक्ट्री में काम करने लगती है, अब गुजारा तो चलना ही पड़ेगा। उसके बाद रामू और लच्चू दोबारा अपने गोपाल सर के पास जाते हैं। यही पूछने लगते हैं कि सर हवाई जहाज में जाने के लिए क्या करना होगा? गोपाल शॉकिंग से कहने लगता है, क्या तुम लोग हवाई जहाज में जाना चाहते हो? क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में बस स्टॉप को देखा? चलो बेटा मैं तुमको एक चैलेंज देता हूँ, इस गांव के किसी भी एक बंदे को मेरे सामने ले आओ जो हवाई जहाज में जाकर वापस आया हो। अगर तुमको ऐसा कोई बंदा या बंदी मिल गई तो मैं खुद तुमको हवाई जहाज में ले जाऊंगा। हवाई जहाज में जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, तकरीबन 10,000 रुपए। बड़े आए हवाई जहाज के ख्वाब देखने वाले, जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी रामू और लच्चू गांव के हर एक बंदे के घर जाकर हर एक बंदे से यही सवाल पूछने लगते हैं, क्या तुमने कभी हवाई जहाज में ट्रैवल किया? तो यहाँ पर कुछ सीन्स बहुत ही फनी होते हैं। ऑलमोस्ट सारे लोगों का जवाब एक ही होता है
कि हमने कभी हवाई जहाज में ट्रैवल ही नहीं किया। कुछ लोग तो ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं किए होते। ऐसे लोग मिलते हैं इन दोनों को। फाइनली रात होने के बाद ये दोनों दोबारा अपने गोपाल सर के पास आते हैं। गोपाल सर कहने लगता है, मैंने कहा था ना कि तुमको कोई भी नहीं मिलेगा। अरे यार, हमारी जिंदगियां ही नीचे है, लेकिन फिर भी मैं तुमको प्रोसेस बताऊंगा। इस तरह से हवाई जहाज में कैसे ट्रैवल करते हैं वो प्रोसेस बताने लगता है। खैर दूसरी कहानी में मनी को उस रात नींद ही नहीं आती। अबिता ने कहा था ना कि सुबह 7 बजे मैं तुमसे मिलने के लिए मंदिर के पास आऊंगी, तो मनी 5 बजे ही रेडी शेडी होकर मंदिर के पास जाने लगता है। ये देखकर इसका फादर तो शॉक में रह जाता है। सोचने लगता है कि सुबह सवेरे क्या उखाड़ने के लिए कहाँ पर जा रहा है। खैर मनी उस मंदिर के पास जाकर अबिता का इंतजार करते रहता है, पार्ले जी बिस्किट पैकेट लेकर, लेकिन अबिता वहाँ पर नहीं आती। जब मनी वापस अपने घर आता है तो सरपंच के घर में काम करने वाला एक बंदा मनी के पास आकर कहने लगता है कि मनी, तुमको सरपंच सर ने बुलाया है, फटाफट से जल्दी आ जाओ। यह सुनने के बाद मनी बहुत डर जाता है। जब मनी सरपंच के पास जाता है तो उस वक्त सरपंच किसी बंदे को बहुत बुरी तरह से मार पीट रहा होता है। बात यह है कि इस बंदे ने दूसरी लड़की से प्यार किया और वो लड़की ऊंची जाति की होती है। और एक्चुअली सरपंच मनी के हाथ में एक पेपर देकर इस पेपर में के सामान पैक करके रखने के लिए कहता है। यह सुनने के बाद तब जाके मनी को थोड़ी तसल्ली हासिल होती है, लेकिन बेचारा बहुत डर जाता है। जब यहाँ से जाने लगता है तो अबिता पेपर की रॉकेट बनाकर इसके ऊपर फेंकने लगती है, लेकिन बेचारा मनी अबिता की तरफ पलटकर देखता ही नहीं, क्योंकि आगे जाकर शायद इसका भी यही हाल हो सकता है। अबिता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से मनी को क्या हो गया, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद मनी दोबारा अबिता के घर आकर इसको सॉरी बोलने लगता है। मतलब सोच लेता है कि प्यार किया तो डरना क्या। उसके बाद मनी अपनी दुकान के पास एक टेलीफोन कनेक्शन लगवाता है, लेकिन मनी खुद सारा दिन तो अबिता से ही बात करते रहता है, दूसरे लोगों को चांस ही नहीं देता। इसी दरमियान में एक दिन जब मनी और अबिता फोन में बात कर रहे होते हैं तो अबिता मनी को एक छोटा चैलेंज देने लगती है कि तुम मेरे फादर को मामा कहकर बुलाओ। तेलुगु में मामा मतलब ससुजी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मनी अबिता के फादर को भाई भाई कहकर बुलाते रहता है। मनी कहने लगता है, ना बाबा ना, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पापा तो मेरे गर्दन ही काट देंगे। अबिता कहने लगती है, अगर तुम मामा कहकर बुलाओगे तभी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। खैर पहली कहानी में ये दो बच्चे बोर्ड के ऊपर 1000 रुपए लिखकर इसको 10,000 रुपए समझने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं पहले पढ़ लिया करो भरोसे वालों। मतलब गोपाल ने कहा था ना कि हवाई जहाज में जाने के लिए तकरीबन 10,000 रुपए चाहिए। ये दोनों सोच लेते हैं कि हम दोनों काम करके 10,000 रुपए जमा करेंगे, लेकिन ये बात हम अपनी माँ को नहीं बताएंगे। तो शांता अपने काम पर जाने के बाद रामू और लच्चू एक बंदे के पास आते हैं। उस बंदे से थोड़ा बहुत काम मांगने लगते हैं और ये भी डिमांड करने लगते हैं, अगर तुम हमको 10,000 रुपए दोगे तभी हम लोग काम पर आएंगे। वो बंदा कहने लगता है कि तुम दोनों को हर रोज 1 रुपया मिलेगा, बस हीटों को जमाना होगा। तो इन दोनों चिरकुट में बहुत अकड़ होती है। हट, तुम्हारा काम नहीं चाहिए बोलकर वहाँ से निकल आते हैं। रात होने के बाद बड़ा भाई रामू अपने छोटे भाई से यही कहने लगता है, अरे यार, हम दोनों को एक ही वक्त 10,000 रुपए कोई भी नहीं देगा, हम थोड़े थोड़े पैसे करके ही जमा करेंगे। इस तरह से ये दो बच्चे हर रोज कोई न कोई काम करने लगते हैं। काम करते करते बेचारों के हाथ भी जख्मी हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर हवाई जहाज में जाने की खुशी होती है। खैर फाइनली 1 महीना काम करने के बावजूद भी इनके पास 1,000 रुपए भी जमा नहीं होते। तभी इन दोनों बच्चों के पास वो बंदा आता है जो पहली बार काम मांगने के लिए गए थे। इन दोनों से कहने लगता है कि अरे बच्चों, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा काम है, हर दिन 1,000 रुपए मिलेंगे, तुमको 500 रुपए, तुमको 500 रुपए, 10 महीनों में 10,000 रुपए जमा हो जाएंगे। तो ये दो बच्चे काम पर जाने के लिए हाँ कह देते हैं। खैर दूसरी कहानी में मनी अबिता के घर जाकर अबिता के फादर को मामा कहकर बुलाने की कोशिश करते रहता है, लेकिन बेचारा बहुत डरते रहता है। अबिता पीछे खड़े रहकर मनी को मोटिवेट करती रहती है, लेकिन ना कुछ भी फायदा नहीं होता। सो इसी तरह से 2-3 दिन गुजरने के बाद फाइनली एक दिन मनी अबिता के घर आकर इनडायरेक्टली अबिता के फादर को मामा कहकर बुलाता है। यह सुनने के बाद अबिता बहुत खुश होने लगती है। उसके बाद अबिता मनी से मिलने के लिए मंदिर जाती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ी रोमांटिक बातें होती है। खैर हमें क्या लेना देना। पहली कहानी में जब वो दो बच्चे टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि किसी जगह पर एयरप्लेन क्रैश हो गई, काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। ये खबर देखने के बाद इन दोनों बच्चों के तो होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी कहानी में प्रेजेंट डे पर मनी और राजू सरपंच के घर जाते हैं कुछ सामान देने के लिए। तो घर के पास आने पर यह बात पता चलती है कि लड़के वाले अबिता को देखने के लिए आए हैं। यह जानने के बाद बेचारा मनी बहुत दुखी होने लगता है। राजू इस पर बहुत हंसने लगता है। तो यहाँ पर आधी मूवी खत्म होती है। उसके बाद इस तरफ प्रेजेंट डे पर प्रिया की माँ प्रिया को कॉल करके यही कहने लगती है कि तुम फटाफट से हैदराबाद आ जाओ और हाँ, रास्ते में वो सारी किताब पढ़कर ही आना
जब तुम यहाँ पर आओगी तो तुमको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो अब नई कहानी मिलने वाली होती है, इसलिए प्रिया हैदराबाद जाने लगती है उस कहानी को पढ़ते हुए। खैर इस तरफ दोबारा कहानी में रामू और लच्चू गोपाल सर के पास जाकर यही सवाल पूछने लगते हैं, अरे सर आपने हमको नहीं बताया कि प्लेन भी क्रैश हो सकती है। गोपाल कहने लगता है, देखो बेटा जब तुम दोनों चलते हो तो गिरते हो ना, कभी कभार बस और साइकिल का भी एक्सीडेंट होता है, तो उसी तरह से इंजन में कुछ खराबी होने की वजह से प्लेन्स भी क्रैश होते हैं, लेकिन वो कभी कभार होता है। तो ये जानने के बाद ये दो बच्चे बहुत खुश होने लगते हैं। मतलब थोड़ी देर पहले इन दोनों ने सोच लिया था कि ये दोनों हवाई जहाज में ट्रैवल ही नहीं करेंगे। उसके बाद इन दोनों बच्चों के पास वो बंदा आता है जिसने काम दिलवाने के लिए कहा था। इन दोनों बच्चों को दूसरे गांव ले जाकर एक होटल में ड्रॉप करता है। ये दो बच्चे इस होटल में काम करने लगते हैं। दूसरी कहानी में एक दिन जब अबिता मनी से मिलने के लिए दोबारा मंदिर के पास आती है तो मनी अबिता को देखकर उसे बहुत डांटने लगता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अगर मुझसे प्यार नहीं था तो बोल देती, टाइम पास क्यों करती। अबिता कहने लगती है कि लड़के वाले देखने के लिए आए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी ये पहली बार नहीं है, अब तक 15-20 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। लड़के वाले देखने के लिए आते हैं, मुझे नई साड़ी पहनाते हैं, लड़के वालों को सामने बिठाते हैं गुड़िया की तरह, लड़के वाले मुझे देखकर चले जाते हैं। कुछ लड़कों वालों को मैं पसंद नहीं आती, कभी कुंडलियाँ नहीं मिलती, कभी हमारे घर वालों को लड़के वाले पसंद नहीं आते। तो ये सारी बातें मैंने तो तुमसे नहीं कही। अब तक किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा क्या मैं इस शादी से राजी हूँ या नहीं, बस साड़ी पहनाते लाकर बिठा देते। मेरे माँ बाप मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं करते। तो मैंने अबिता की प्रॉब्लम को समझकर इसको हौसला देने लगता है, सॉरी भी बोलने लगता है। इस तरह से ये दो कहानियाँ बहुत ही अच्छी तरह से हैप्पीली एवर आफ्टर चलती रहती है। एक महीने के बाद जब रामू और लच्चू अपने ओनर के पास जाकर सैलरी मांगने लगते हैं तो वो बंदा कहने लगता है, अरे यार काम खत्म होने के बाद ले जाना, घर जाते वक्त मैं कहाँ पर भागा जा रहा हूँ। और शॉकिंग बात यह है कि उसी होटल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, इन दोनों बच्चों को काम करता हुआ देख इस होटल को सीज कर देता है। बाद में वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स शांता के पास जाकर यही बात कहने लगते हैं कि आप अपने बच्चों को काम पर क्यों भेज रहे हो, कुछ दिनों बाद स्कूल से रीओपन होंगे, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे स्कूल्स है, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शांता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मेरे बच्चे काम पर कब जाने लगे। अपने दोनों बच्चों से पूछने पर यही बात कहने लगते हैं कि माँ हमको 10,000 रुपए चाहिए, हम हवाई जहाज में जाना चाहते हैं। दूसरी कहानी में अबिता का फादर कुछ काम से कुछ दिन बाहर जाने लगता है। तभी पंडित जी से अबिता के फादर को एक कॉल आता है कि कुछ दिनों पहले अमेरिका वाले अबिता को देखने के लिए आए थे ना, उनको अबिता बहुत पसंद आ गई, कुछ दिनों बाद वो इंडिया आकर शादी तय करने वाले हैं। यह खबर जानने के बाद अबिता बहुत मायूस होने लगती है। फटाफट से अबिता मनी की दुकान के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि कुछ दिनों बाद लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, और इस बार सिर्फ देखने के लिए नहीं, मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं। मनी तुम फटाफट से कुछ न कुछ करो, इस 10 दिन के अंदर मुझे कहीं पर ले चलो, मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, वरना तुम खुद मेरी लाश को देखोगे, अब तुम ही डिसाइड कर लो। उसके बाद मनी अपने फ्रेंड राजू को कॉल करता है, मतलब राजू दुबई जा चुका होता है। मनी और अबिता की सारी बात बताने लगता है और ये भी कहने लगता है कि हम दोनों भी दुबई आना चाहते हैं, तुम फटाफट से कुछ न कुछ करो राजू। सो थोड़ी देर के बाद राजू दोबारा मनी को कॉल करके ये कहने लगता है कि शफी नाम का एक बंदा तुम्हारे पास आएगा, तुम बस उसको 60,000 रुपए दे दो, सारे काम वही कर लेगा। खैर ये होने के बाद मनी अपने फादर से यही कहने लगता है कि पापा मैं दुबई जाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 60,000 रुपए चाहिए। अब मनी के फादर के पास तो इतने पैसे नहीं होते, तब पैसे थे, मनी ने ये डिसीजन नहीं लिया। तो फाइनली मनी की माँ अपने जेवर बेचकर मनी को 60,000 रुपए देने लगती है। मेरे बच्चे की खुशी के सामने इन जेवर की कोई कीमत ही नहीं। तो पैसे लेने के बाद मनी और अबिता शफी नाम के एक बंदे को वो 60,000 रुपए दे देते हैं। शफी कहने लगता है कि 12 तारीख के दिन तुम हमारे ऑफिस आकर अपने पासपोर्ट्स और टिकट्स कलेक्ट कर लेना। पहली कहानी में जो बच्चा सतीश था ना, जो बॉम्बे गया था फ्लाइट में, वो वापस गाँव आकर फ्लाइट के बारे में बताने लगता है कि हवाई जहाज इतनी बड़ी होगी, उसके अंदर लाइट्स होंगे कलर कलर के, सीट्स बहुत ही नरम होते हैं। अब सतीश की बातें ये दो बच्चे भी सुनने लगते हैं, रामू और लच्चू। इनके अंदर और क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है। दूसरी तरफ जब शांता वापस अपने घर आ रही होती है तो वो साहूकार शिवैया शांता का रास्ता रोककर इसके पैसे मांगने लगता है, या तो फिर इसकी जमीन, या तो फिर इसके साथ एंजॉय करना चाहता है। बेचारी शांता बहुत दुखी होकर अपने घर वापस चली आती है। यही सोचने लगती है कि कैसे इसके पैसे लौटाए, अब तो बहुत ही कम समय बचा है इसके पास। दूसरी कहानी में जब मनी और अबिता मंदिर के पास मिल रहे होते हैं, तभी इन दोनों को एक साथ अबिता की माँ देख लेती है। अबिता को एक छापड़ भी लगाती है
मनी को भी बहुत डांटने लगती है कि मनी, हम लोग तुम पर भरोसा कर कर हमारे घर तक आने दिया, लेकिन तुम हमारी बेटी पर ही अपनी नजर डालने लगे। अगर ये बात अबिता के फादर को पता चलेगी, पता है ना वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम दोनों की अच्छाई इसी में है कि तुम दोनों एक दूसरे को अभी के अभी भूल जाओ। अब तक जो कुछ तुम्हारे बीच में चला वो सब कुछ। इस तरह से अबिता की माँ अबिता को घसीटते हुए अपने घर के अंदर लाकर इसको उसके कमरे में बंद करके रख देती है। दरवाजे, खिड़की, फोन कनेक्शन भी काट देती है। उसी तरह पहली कहानी में रामू और लच्चू यही सोचने लगते हैं कि किस तरह से ये दोनों हवाई जहाज में जाए, और इसी कहानी में बेचारी शांता की भी अपनी फिक्र होती है, किस तरह से अपनी जमीन, अपनी इज्जत को बचाए। काफी सारे लोगों से कर्जा लेकर पाई पाई जमा करने लगती है। दूसरी कहानी में अबिता के घर में काम करने वाली एक सर्वेंट मनी और अबिता की हेल्प करती रहती है, मतलब पोस्टमैन का काम करती रहती है, और मनी और अबिता डिसाइड कर लेते हैं कि कल रात ये दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। पहली कहानी में ये दो बच्चे, इनकी माँ ने जो पैसे जमा करके रखा था ना एक हुंडी में, वो सारे पैसे चुरा लेते हैं। दूसरी कहानी में मनी और अबिता मौका देखकर अपने गांव से भाग जाते हैं उसी रात। खैर सुबह होने के बाद शांता यही सोचने लगती है कि रामू और लच्चू सुबह सवेरे खेलने के लिए गए होंगे। बाद में जब अपना मटका चेक करती है तो ये सारा मटका खाली होता है। बेचारी बहुत रोने लगती है कि ये दो बच्चे सारे पैसे लेकर भाग गए। सारे गांव में अपने बच्चों की तलाश करती रहती है, लेकिन कहीं पर भी इन दोनों का अता पता ही नहीं होता। शांता गोपाल से कहने लगती है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को ढूंढ कर ले आइए। पैसे गए तो गए भाड़ में, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। तो इस तरह से अपनी कोशिश करने लगते हैं ये लोग। इस तरफ जब अबिता का फादर वापस अपने घर आता है तो घर में अबिता मौजूद नहीं होती, ये तो भाग चुकी है मनी के साथ। फटाफट से मनी के घर के पास आकर मनी के माँ बाप को डराने धमकाने लगता है कि रात होने तक मुझे मेरी बेटी अपने घर में होनी चाहिए, वरना तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब बेचारे मनी के माँ बाप को तो इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होता। उसी वक्त गांव के काफी सारे लोग किसी की लाश को देखने के लिए जाने लगते हैं। जब सरपंच वहां पर जाता है तो इसको ये बात पता चलती है, कुछ दिनों पहले सरपंच ने एक लड़के को मारा था ना, उस लड़के ने एक लड़की से प्यार किया था, उसी लड़की ने आत्महत्या कर ली। इस लड़की के माँ बाप ने दूसरे बंदे से शादी करवा दिया था। इस लड़की के माँ बाप बहुत रोने लगते हैं कि घर की इज्जत को बचाने के लिए घर की लक्ष्मी ही मर गई, अगर उसी से शादी करवा देते तो आज हमारी बेटी जिंदी होती। सरपंच इस लड़की के चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा देखने लगता है, सोचने लगता है कि कहीं मेरी बेटी की हालत भी ऐसी ना हो। एहसास हो जाता है कि जान से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। दूसरी तरफ मनी और अबिता हैदराबाद आकर एक छोटे से रूम में स्टे करने लगते हैं। दूसरी तरफ रामू और लच्चू भी हैदराबाद पहुंचकर हर एक बंदे से हवाई जहाज का स्टैंड पूछने लगते हैं, मतलब वही एयरपोर्ट। तभी इन दोनों बच्चों को एक ऑटो वाला बंदा देखता है। इन दोनों को अपने पास बुलाकर कहने लगता है, अरे हवाई जहाज चलाने वाला मेरा भाई ही है, तुम दोनों को कहाँ पर जाना है बताओ। ये दो बच्चे कहने लगते हैं कि हम लोग मुंबई जाना चाहते हैं हवाई जहाज में। ऑटो वाला कहने लगता है, आज रात हमारा भाई मुंबई जाने वाला है, लेकिन इसके लिए तो पैसे लगेंगे ना। ये दो बच्चे कहने लगता है, अरे भैया हमारे पास 10,000 रुपए है। दूसरी तरफ मनी उस ऑफिस के पास आता है अपने और अबिता के पासपोर्ट्स लेने के लिए, वीजा लेने के लिए। उस ऑफिस वाला बंदा मनी से कहने लगता है कि बैलेंस पैसे पे करके तुम अपने पासपोर्ट्स ले लो। मनी कहने लगता है, बैलेंस, ये क्या बात हुई, मैंने उसी दिन शफी को 60,000 रुपए दे दिया। ये बंदा कहने लगता है, अरे शफी तो मुझे सिर्फ 30,000 रुपए दिया, और क्या गारंटी है कि तुमने शफी को 60,000 रुपए दिया, शफी तो एक हफ्ते से नजर ही नहीं आया। इस तरह से बेचारे मनी के साथ यहाँ पर धोखा हो जाता है। वो बंदा मनी को पासपोर्ट ही नहीं देता। दूसरी तरफ वो ऑटो वाला बंदा इन दोनों बच्चों को और किसी के पास नहीं, शफी के पास ही लाता है। बाद में ये ऑटो वाला बंदा और शफी खोपचे में जाकर इन दोनों के बीच की डील के बारे में बात करने लगते हैं कि हम दोनों इन दोनों बच्चों को बेच देंगे, जो भी फायदा आएगा 50-50, और ऊपर से इन बच्चों के पास 10,000 रुपए है। दूसरी तरफ मनी लौट जाकर अबिता को यही बात बताने लगता है कि अबिता हमारे साथ धोखा हो गया, उसको और 30,000 पे करना होगा, मेरे पास इतने पैसे है नहीं। सो अबिता अपने पास जो गहने होते हैं उन गहनों को मनी को देकर इसको बेचने के लिए कहती है। इनको बेचने पर सिर्फ 20,000 रुपए आते हैं। वही 20,000 रुपए उस ट्रैवल एजेंसी वालों को देता है। रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई जब हम दोनों दुबई चले जाएंगे हम आपके 10,000 रुपए भेज देंगे बैलेंस। लेकिन ये ट्रैवल एजेंसी वाला बंदा मानता ही नहीं, पूरे 30,000 रुपए लेकर आओ, अपने पासपोर्ट ले जाओ बस। इस तरफ रात होने के बाद शफी अपने डील से मुकर जाता है, मतलब उस ऑटो वाले बंदे से कहने लगता है कि 60% मेरा 40% तुम्हारा, क्योंकि डील तो मैं ही बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। तभी इन दोनों की बातें ये दो बच्चे सुन लेते हैं। रामू लच्चू समझ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दो बच्चे शफी और उस ऑटो वाले बंदे के पीछे पीछे जाने लगते हैं। मौका देखकर ये दो बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं।
यहाँ पर इन चारों के बीच एक बहुत ही लंबी लुका छुपी चलने लगती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मनी अपने रूम से बाहर आता है, सोचने लगता है कि पैसों के इंतजाम कैसे करे। तभी मनी उसी जगह पर शफी को देखता है। शफी मनी को देखकर वहाँ से भागने लगता है। सो इन दोनों के बीच बहुत ही लंबी हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान वहाँ पर एक गन साउंड की आवाज सुनाई देती है। बाद में पता चलता है कि ये दो बच्चे उस ऑटो ड्राइवर वाले बंदे के पास से गन लेकर उसको ही शूट कर दिया, लेकिन वो बंदा मरता नहीं। बाद में लच्चू मनी पर ही गन पॉइंट करते हुए अपनी बैग मांगने लगता है। इसी दरमियान में मनी इन दोनों बच्चों से उनके बारे में पूछने लगता है, मतलब कहाँ से आए, कहाँ को जा रहे हैं। सारी बात जानने के बाद मनी इन दोनों बच्चों को अपनी लॉज पर ही लाकर सुलाने लगता है, खाना वाना खिलाकर। थोड़ी देर के बाद जब रामू और लच्चू अपनी नींद से जागते हैं तो इस रूम में मनी और अबिता नहीं होते और इसी तरह इन दोनों ने इनके पैसों को चुरा कर भाग गए, क्योंकि मनी को तो अब 10,000 रुपए की जरूरत थी। इसी दरमियान में इस लॉज के पास एक पुलिस वाला आता है। बात यह है कि मनी और अबिता यहाँ से जाते समय पुलिस वालों को कॉल करके इन दोनों बच्चों के बारे में बताया कि ये दोनों बच्चे भटके हुए हैं, सेफली उनके गांव ड्रॉप कर दीजिए। खैर ये पुलिस वाला इन दोनों बच्चों को पुलिस स्टेशन लाकर इनके मुंह से कहानी सुनने लगता है। ये कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले ऐसा माहौल क्रिएट करने लगते हैं कि उन किडनैपर्स को इन्हीं पुलिस वालों ने गोली मारा, जान पर खेलकर उनको पकड़ा और उसी तरह इन दोनों बच्चों को बचाया। अब यही न्यूज टीवी में भी टेलीकास्ट होती रहती है। शांता टीवी में अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होने लगती है कि फाइनली इसके बच्चे जिंदा है और वापस इसके घर आने वाले हैं। जब रामू और लच्चू वापस अपने गांव आते हैं तो इन दोनों को ये बात पता चलती है कि सतीश ने सब कुछ झूठ कहा था। मतलब सतीश हवाई जहाज में बैठा ही नहीं इसकी जात का, वो तो बस में मुंबई गया था। पहले इस साले को मानना पड़ेगा सच में। दूसरी तरफ अबिता के पेरेंट्स मनी के घर आते हैं, मनी और अबिता की शादी की बात करने के लिए। अबिता का फादर उसी वक्त मनी को कॉल करता है। मतलब उस वक्त मनी और अबिता दुबई जा चुके होते हैं राजू के पास। अबिता का फादर कहने लगता है कि फटाफट से तुम दोनों वापस इंडिया आ जाओ, तुम दोनों से हमको कोई भी शिकायत नहीं। और इसी तरह यहाँ पर मनी और अबिता को इस बात का गिल्ट होता है कि इन दोनों ने उन दोनों बच्चों के पैसों को चुराया। तभी उसी वक्त टीवी में एक जबरदस्त न्यूज चलने लगती है। इस न्यूज में राम और लच्चू दिखाई देने लगते हैं, जो बहुत ही टिप टॉप से होते हैं। दुबई में ये न्यूज देखकर मनी और अबिता शॉक में रह जाते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। वापस गांव आने के बाद बेचारे रामू और लच्चू इसी बात को लेकर दुखी होने लगते हैं कि मनी और अबिता ने इन दोनों को धोखा दिया और इसी तरह इन दोनों का सपना बनकर ही रह गया। हैदराबाद में अबिता ने इन दोनों बच्चों को पार्ले जी पैकेट दिया था। जब इन बिस्किट्स को खाने ही वाले होते हैं तो इसमें एक छोटी सी चिट्ठी मिलती है, मतलब इनको लॉटरी लग चुकी है। दूसरी तरफ शांता अपनी जमीन सवैया के नाम करती रहती है। तभी गोपाल शांता के पास आकर इस लॉटरी टिकट के बारे में बताने लगता है कि रामू और लच्चू को 1 लाख इनाम जीतने के साथ साथ हवाई जहाज का ट्रिप भी प्रोवाइड करने वाले हैं पार्ले जी कंपनी वाले। यह खुशखबरी सुनने के बाद शांता सेवैया को एक छापड़ लगाती है, क्योंकि सेवैया ने इस पर बुरी नजर डाली थी। तो इसी खुशी के मौके पर ये दोनों बच्चे नाच रहे होते हैं। मनी और अबिता भी बहुत खुश होने लगते हैं कि 10,000 के बदले उन दोनों बच्चों को 1 लाख रुपए मिला। उसके बाद सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, मतलब वही रियल कहानी। तो यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको कहानी बता देता हूँ। प्रिया और कोई नहीं, अबिता की बेटी होती है। प्रिया रामू और लच्चू को देखने के लिए जाती है तो उस वक्त रामू और लच्चू पायलट बन चुके होते हैं। प्रिया को देखकर कहने लगते हैं कि गोपाल सर हमेशा हमसे एक ही बात बताया करते थे कि अच्छी खासी पढ़ाई करोगे तो सारी चीजें तुम्हारे कदमों पर ही आएंगी। तो हमने हमारे सपनों को साकार करने के लिए अच्छी खासी पढ़ाई की, पायलट बन गए हम लोग ताकि हर रोज हवा में उड़ सके। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।